आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती इलेक्शन कमीशन ने GHMC इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो पर्चे नामजदगी के साथ मुजरिमाना रिकॉर्ड, असासों, आमदनी और जिम्मेदारियों के साथ साथ तालीमी काबिलियत से मुतालिक इत्तलात 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी के जरिए हलफनामा रिटर्निंग ऑफिसर को दाखिल करें। इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा प्रोफार्मा में हलफनामा तैयार किया जाए। हलफनामा पेश ना करने या नामुकम्मिल इत्तलात फराहम करने की सूरत में पर्चे नामजदगी को मुस्तरद कर दिए जाने के अहकाम जारी किए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में अहम जमातों की जानिब से खुसूसी गाड़ियों की तैयारी का काम किया जा रहा है। आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मुहिम रथ में चलाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसके नतीजे में इंतखाबी रथ तैयार करने वाले कारीगर सरगर्म हो गए हैं। राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए अहम पार्टियां ये रथ तैयार करती हैं। इनमें उम्मीदवार के साथ साथ पार्टी के दीगर लीडरान बैठकर गली गली घूमते हुए इंतखाबी तशहीर का काम करते हैं। ये रथ राय दहिंदों के लिए खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बने हुए होते हैं। GHMC इंतखाबात के सिलसिले में इन रथों की तैयारी के काम में तेज़ी पैदा हो गई है। 1 दिसंबर को रायदही होगी। इस माह की 29 तारीख तक उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं, जिसके पेश नज़र अहम जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए रथों पर तैयारी पर तवज्जो मरकूज़ की गई है, जिसके सबब इन रथों की तैयारी के बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। TRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने कहा है कि TRS के 6 साल 3 माह की हुकूमत में शहर हैदराबाद में अमन ही अमन है। इस दौरान शहर हैदराबाद में ना कोई फसादात हुए और ना ही कर्फ्यू लगा। तमाम मज़ाहिब के अफराद एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हैदराबाद में अमन की बरकरारी का मुकम्मल सेहरा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के सर जाता है। वजीर KTR आज शहर के सोमाजीगुड़े में हैदराबाद प्रेस क्लब में मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि TRS इख्तिदार में आने के बाद न सिर्फ शहर की हमाजहत तरक्की हुई, बल्कि हुकूमत ने समाजी बुराइयों के खात्मे पर भी खुसूसी तवज्जो दी। इसलिए आज शहर में जुआ खेलने के क्लब्स, गोलंबे की बदबू, फिरकावाराना फसादात, गड़बड़, कर्फ्यू, बम धमाके, खवातीन के साथ छेड़छाड़ के वाक़यात नहीं हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीदें करने वाले अपोजिशन जमातों को मशवरा दिया कि उन हक़ाइक़ पर वो गौर करें और शहर की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लें। उन्होंने कहा कि फ़िलवक्त हिंदुस्तान भर की नज़रें हैदराबाद पर मरकूज़ हैं। शहर के किसी भी गली में कब्ज़े नहीं हैं और ना ही कोई पंचायत हो रही है। एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत शहर को तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जराइम की शरह में गुज़िश्ता 6 सालों के दरमियान काफ़ी कमी आई है। इसके लिए CCTV कैमरों की तनसीब अहम रोल अदा कर रही है। CCTV कैमरों की तनसीब में हैदराबाद शहर मुल्क भर में सर फहरिस्त है और दुनिया भर में हैदराबाद को 16वां मकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मौजूदा 65% CCTV कैमरे हैदराबाद में मौजूद हैं। फिलवक्त 5 लाख CCTV कैमरे हैदराबाद में काम कर रहे हैं। उसकी तादाद 10 लाख कर दी जाएगी और इन कैमरों को पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर से मरबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में गुज़िश्ता 6 बरस के दौरान 66,000 करोड़ के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के मामले में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। ख़ास तौर पर पीने के पानी की सरबराही और बरक़ी की सरबराही में आवाम से कोई शिकायत मौसूल नहीं हो रही है। तेलंगाना की तश्कील से कबल शहर में पीने के पानी की शदीद किल्लत देखी जाती थी और हर मौसम गर्मा में वाटर वर्क्स के दफ्तर के रूबरू खाली घड़ों के साथ एहतजाजी मुजाहरे देखे जाते थे। KTR ने कहा कि उनका बचपन और जवानी भी हैदराबाद में ही गुजरी है। स्कूल और कॉलेज के ज़माने में जब कभी वो सिटी बस में सफ़र किया करते, इस दौरान उन्हें मौसम गर्मा में वाटर वर्क्स के दफातर के पास और कई मकामात पर पानी के लिए खाली घड़ों के साथ मुजाहरे देखने को मिलते थे। लेकिन गुज़िश्ता 6 सालों से इस तरह का कोई मुजाहरा नहीं हुआ। पीने के पानी का मसला हल कर लिया गया। इसी तरह 24 घंटे बरक़ी की सरबराही को भी यकीनी बनाया गया। అన్ని నగరాల్లో స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ ర్యాంకింగ్స్లో ఏ నగరం మెరుగ్గా ఉంది పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ అంటే హైదరాబాద్కే ఆ అగ్ర తాంబూలం దక్కిందనే విషయాన్ని కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్స్లో 19 మనం, కానీ ఆన్ ద 4 మిలియన్ ప్లస్ సిటీస్లో కేటగిరీలో మెట్రోస్లో మనం అగ్రభాగాన ఉన్నామనే విషయాన్ని కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. అది మాత్రమే కాదు, హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఈరోజు కలెక్షన్ ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది. మీరు నిన్న మొన్న చూసింటారు, కొత్తగా CTPs పెడతా ఉన్నాం, కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్. అంటే చెత్త ఆటోని
ఒక కాలనీ నుండి తీసుకొని 10 కిలోమీటర్లు ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్ దగ్గరకు తీసుకొని పోయే బదులు ఆ కాలనీ పరిసర ప్రాంతాల్లోనే వికేంద్రీకరించి, అంటే ఇదివరకు 17 ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్. ఆ 17కి అదనంగా మరొక 90 కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్ పెడితే చెత్త వేగంగా వెళ్తుంది, రోడ్ల మీద పడే పరిస్థితి ఉండదు, వాటితో పాటు ఎప్పటికప్పుడు పికప్ చేసుకోవచ్చన్న ఉద్దేశంతో మనం ఇక్కడనే మీరు చూసింటే నెక్లెస్ రోడ్ దగ్గర బన్సీలాల్పేటలో రామ్గోపాల్పేటలో ఒక కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేశాం. మొత్తం 90 కడుతున్నాం. వాటితో పాటు కొత్తగా 2500 స్వచ్ఛ ఆటోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మరొక 700 యాడ్ చేసినాం. మొత్తం 3200 స్వచ్ఛ ఆటోస్ ఉన్నాయి. డొక్కు బండ్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి హైదరాబాద్లో, రోడ్ల మీద పెద్ద పెద్ద డంపర్ బిన్లు పెట్టుకొని ఊరంతా చెత్త చల్లుకుంటూ పోతూ ఉంటాయి. వాటన్నిటిని తొలగిస్తూ కొత్తగా మొన్ననే ఒక 55 రిఫ్యూజ్ కాంపాక్టర్స్ ప్రవేశపెట్టాం. చెత్త तारक रामाराव ने कहा कि जीएचएमसी के इंतखाबात में मजलिस या किसी भी जमात के साथ टीआरएस की दोस्ती नहीं है। टीआरएस तमाम 150 डिवीजन्स में मुकाबला कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मरतबा पुराने शहर के 10 डिवीजन्स में मजलिस के हलकों से टीआरएस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी। गुज़िश्ता इंतखाबात में टीआरएस ने पुराने शहर के 5 डिवीजन्स में कामयाबी हासिल की थी, जिनमें आईएस सदन, मूसाराम बाग, जियागुड़ा और दीगर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस मौज़ूआती खुतूत पर टीआरएस हुकूमत की तायद करती है। उसका मतलब ये नहीं है कि मजलिस और टीआरएस में मुफाहमत है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी भी बाज़ मसाइल पर मरकज़ में बीजेपी हुकूमत की तायद की थी, जिनमें जीएसटी बिल की तायद भी शामिल है। इससे ये नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता कि टीआरएस और बीजेपी में मुफाहमत है। केटीआर ने वादे किया कि हम किसी के भी बी टीम नहीं हैं, हम तेलंगाना अवाम के ए टीम हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफ़ी की है। కొత్తగా కాదు, 6.5 ఏళ్లుగా ఎట్లున్నామో భవిష్యత్తులో కూడా అట్లే ఉంటాం. లా అండ్ ఆర్డర్ విషయంలో మాత్రం రాజీ పడము. शाहनवाज सियासत रिपोर्टर शाहनवाज सियासत का जी सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि केसीआर साहब कहे कि टीआरएस जमात गंगा जमुना तहजीब बरकरार रखी सेक्युलर पार्टी है, लेकिन अब इन दिनों में बीजेपी पार्टी जो है ना हिंदू पार्टी हमारी है और जो है ना हम हिंदू के तरफ से है बोल के बताए थे, तो क्या टीआरएस पार्टी और मजलिस की दोस्त बोलकर भी प्रचार है? हमारी दोस्ती किसी के साथ नहीं है। पहली बात है, मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ शाहनवाज साहब, हम 150 सीट में लड़ेंगे और मैं ये तो ज़रूर मानूंगा। और इस बार पिछली बार जो है बल्दिया में हमने 5 सीट जीता था ओल्ड सिटी से, मैं इस बार पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ 10 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और वहाँ हराएंगे मजलिस को। मैं ये भी बोल रहा हूँ, हमारी कोई किसी के साथ ऐसी दोस्ती नहीं है। లాస్ట్ టైం తెలుగులో అర్థం కావాలని చెప్తా ఉన్నా మిత్రులకి, ఇంకా కొంతమంది ఇంటున్న వేరే మిత్రులకు కూడా చెప్పాలి. లాస్ట్ టైం మేము ఓల్డ్ సిటీలో 5 సీట్లు గెలిచినాం, 5 డివిజన్లు గెలిచినాం. మేము గెలిచిన 99 5 ఉన్నాయి. ఐఎస్ సదన్ ఉంది, మూసారం బాగ్ ఉంది, జియాగూడ ఉంది, గుడి మల్కాపూర్ ఉంది, ఇంకోటి ఇంకేదో. टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने दावा किया है कि कोरोना वबा के दौरान तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस अवाम के साथ खड़ी थी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की गांधीनगर डिवीजन के उम्मीदवार ने एबिट्स में वाक़ दफ्तर जीएचएमसी में पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस प्रोग्राम में कविता भी मौजूद थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासिर लोगों को फीकस 10,000 रुपये हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे थे, ताहम इस बात की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की गई। हुकूमत ने अजीम तर बल्दिया हैदराबाद को 67,000 करोड़ रुपये से तरक्की दी है, जबकि कौमी जमातों ने सैलाब से मुतासर अफराद को नज़रअंदाज कर दिया। इन दोनों जमातों को जीएचएमसी के इंतखाबात में वोट मांगने का कोई हक नहीं है। लीडर सारे जाके नॉमिनेशन हमने दाखिल किया। अब सभी जानते हैं, हैदराबाद की आवाम आज जानता है कि किस तरीके से टीआरएस पार्टी ने हैदराबाद की तरक्की के लिए काम किया है। पिछले 6 सालों में हमने 67,000 करोड़ रुपीस से डेवलपमेंट काम हमने किया है। ये सारी चीज़ हैदराबाद की आवाम आज जानती है। मैं इतना ही गुजारिश करना चाहती हूँ आवाम से कि पिछले 6 सालों में जितना काम हैदराबाद में हुआ है उसको नज़र में रखिए, और कोरोना के टाइम पे जितना भी मदद स्टेट गवर्नमेंट से मिला है उसको आप नज़र में रखिए। स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से सारे
वाइट रेशन कार्ड के लोगों को 6-7 महीने पूरा 1500 हमने दिया है। इसमें 1 रुपया का भी बीजेपी के तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं है। कांग्रेस की तो बात ही छोड़िए, उनको तो कई लोगों में आना ही हम आजकल नहीं देखते हैं। सेम जब हैदराबाद में फ्लड्स आए हैं जो 100 साल में एक बार आता है, ऐसा बारिश पानी हैदराबाद में पड़ता है, तो आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 भी रुपया हमें नहीं मिला है। हम इतना ही कहना चाहते हैं, जो लोग जो पार्टी जिस पार्टी जिम्मेदारी से हैदराबाद के लोगों के साथ खड़ी है, उनके साथ आप खड़े रहिए, कार के निशानी पे वोट दीजिए, टीआरएस पार्टी को जिताइए। थैंक यू। जय तेलंगाना। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर और बंडी संजय मिलकर तेलंगाना समाज में निफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए टीआरएस और बीजेपी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और इनमें मजलिस भी शामिल है। बीजेपी जहां जहां मुकाबला करती है वहां पर मजलिस मुकाबला करती है। बीजेपी और एमआईएम में नूरा कुश्ती पसे पर्दा दोस्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी को फौरन वजारत से बरतरफ किया जाना चाहिए। माइक यहाँ लटका हुआ रहता, एक आदमी आके उनके जो बोलना है उन्हें बोलता, फिर उन्हें पिछाटे तो दूसरा आके वो बोलता, फिर उसके बाद तीसरा। अब ऐसी एमआईएम, टीआरएस और बीजेपी वाले तीनों मिलकर जो हैदराबाद आम जनता को हिंदू मुसलमान के नाम पे विभाजन करके ये राजनीति में फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहे। यहाँ पर जो भी बंडी संजय एक पत्र लिखा इलेक्शन कमीशन को, उनके वजह से जो बारिश है, लोगों को जो 10,000 रुपये दे रहे वो रुक गए बोल के कुछ सोशल मीडिया में आए, वो मुद्दे को चीफ मिनिस्टर उठा के भारतीय जनता पार्टी की वजह से पैसे नहीं दे रहा बोल के कुछ कहा। उसके वापस बंडी संजय ने कह रहा मैं नहीं दिए, अगर होना बोले तो चार मीनार का जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर है वहाँ पर आके मैं मंदिर में घुसता हूँ, अगर आपको हिम्मत है तो आने के लिए कह रहा। मैं इतना ये कहना चाह रहा हूँ बंडी संजय जी से, अगर आपका सिग्नेचर कोई फोर्जरी करके कोई खत लिखे तो यूनियन होम मिनिस्टर सीबीआई जांच दे सकता है। जिसने वो ऐसे काम किए उसको ले जाके थाना में डाल सकते हैं। वो सब छोड़कर नाटक खेलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में कुछ फायदा के लिए बीजेपी, टीआरएस, एमआईएम मिलकर हिंदू मुसलमानों के बीच में कुछ मार लिए। अब मेहमान बोलता है कि यार ये लोग ही मार ले रहे तो हम कैसे, हमको क्या खाना खिलाएंगे, हम घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये लोग ये नाटक करके बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस सब एक सिक्का है, ये कि हम के सब है। तो रातों में कहीं मिलते हैं तो दिन में कहीं मिलते हैं। जो सबूत अभी रेवंत रेड्डी जी ने बता चुके हैं कि कैसे ये लोग अपने आप को मिलते हैं। आज केटीआर साहब के मैं यार देख रहा हूँ, अरे जो ट्रेन कांग्रेस पार्टी ने लाई 14,000 करोड़ रुपए से हमने एग्रीमेंट किया मेट्रो रेल, उस पर तुम प्रचार कर ले रहे हो, लिख रहे कि 1,60,000 मकान दे दिए, उसमें शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, घर मिल गए थे। अरे 450 घर दिए, शर्म नहीं आती चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बेटे को इतना झूठ बोलते? बताओ दम है तो कहाँ 1,60,000? अगर वो लोग 1,60,000 बनाए तो हम इस्तीफा देते, ये खंडवा उतार के घर में जाके घर में हम राजनीति को संन्यासी ले लेते। बताओ दम है तो बताओ, कहाँ है, कहाँ घर कहाँ बनाए, कहाँ लोगों को रोजगार दिए, कहाँ लोगों को एक डेवलपमेंट बताओ। आज एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट हमने बनाया, और नेहरू आउटर रोड हमने बनाया, पीवी नरसिम्हा एक्सप्रेस रोड हमने बनाया, तमाम सड़कें हम बनाए, वो मेट्रो हम लाए, वो बंडलागुड़ा रोड से लेकर उप्पुगुड़ा से लेकर चंद्रनगुट्टा से लेकर तमाम डेवलपमेंट हमारा है। क्या करे ओल्ड सिटी को या नई सिटी को? कुछ नहीं डेवलपमेंट करे। जितना डेवलपमेंट था कांग्रेस के दौर में, मैं इंचार्ज मिनिस्टर, मुझे भी फख्र है कि हर जगह मेरा नाम लिखा हुआ है, हम भी उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन था। आज क्या होगा मेट्रो रेल? अब फिर ऐलान कर रहे 200 करोड़ रुपए हम लगा रहे। मेट्रो रेल 3 साल होगा चालू होके, LNT कैंसिल कर दिया, कोई उसका हिसाब नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन में ऐलान कर रहे। इसीलिए इनकी ये झूठे हैं तीनों भी, टीआरएस, बीजेपी, एमआईएम,
तीनों एक ही है। दिल्ली में अलग रूप है इनका, हैदराबाद में अलग रूप है। इलेक्शन में मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। साबिक रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने वाजे किया है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पार्टी छोड़ते हुए बीजेपी में शामिल होने की झूठी तशहीर की जा रही है। उन्होंने तमाम पार्टी क़यादत पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में उनको अहमियत नहीं दी गई। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कांग्रेस पार्टी तमाम डिवीजन्स पर कामयाब होगी। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात हैं और वो मुल्क के पक्के गद्दार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द जमात करार दिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में चलने वाली एमआईएम की तायद कर रहे हैं। केसीआर को देखकर तेलुगु अवाम शर्म महसूस कर रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। उन्होंने चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि किसके वोट हासिल करने के लिए मुल्क को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क को कमतर दिखाते हुए जीएचएमसी के इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने सवाल किया कि आया चंद्रशेखर राव हैदराबाद शहर को मजलिस के हवाले करने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर पर बीजेपी का खौफतारी हो गया है। बंडी संजय ने कहा कि इससे कबल भी केसीआर ने तीसरे महाज के क़याम के ऐलानात किए थे। जब कभी इंतखाबात आते हैं उन्हें वोट हासिल करने, बीजेपी के खिलाफ महाज कायम करने की याद आती है और इंतखाबात के बाद वो सब भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर की मजलिस से क़ुर्बत से ऐसा महसूस होता है कि बहुत जल्द तेलंगाना से हिंदुओं को निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर को बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे मजालिम और हमले दिखाई नहीं दे रहे हैं। చైనా మీద యుద్ధం చేస్తే చేతిలో పడిపోతారు భారతదేశం. ఇది అను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మాట్లాడేది ఇది అను పద్ధతి లేదు. అంతకుముందు పుల్వామా సంఘటన తర్వాత మనం కూడా దాడులు చేస్తే, పుల్వామా సంఘటన తర్వాత పాకిస్తాన్ దాడి చేస్తే ఈ వేసుకొని దూరం వేసుకున్నాడు. లిస్టు వాళ్ళే పడబెట్టుకున్నావు కదా, పాకిస్తాన్ వాళ్ళు బంగ్లాదేశ్ వాడు. ఇలా చైనా విషయంలో నువ్వు ఇంత హీనంగా మాట్లాడితే అసలు నువ్వు ఏ దేశం వచ్చి నువ్వు ఏ దేశానికి భక్తులు చెప్పు. నువ్వు ఏ దేశానికి సంబంధించిన భక్తులు, నువ్వు ఏ దేశం గురించి ఆలోచిస్తున్నావు, ఏ దేశం బాగుండాలని కోరుకుంటున్నావు? నీకు ఇంగిత జ్ఞానం అక్కలు ఉంది అదికేనా? కానీ దేశ సరిహద్దుల గురించి, దేశం గురించి కూడా మాట్లాడేటువంటి హీన స్థాయికి దిగజారి రాజకీయ లబ్ధి ఉండాలి. జిఎస్ఎంసీ గెలవాలంటే హైదరాబాద్ అనేది దేశభక్తులకు అడ్డా. నీకు ఏ చోటు అందరూ ఎట్లా వస్తారు? పాకిస్తాన్ కొమ్ముగాస్తాడు, బంగ్లాదేశ్ కొమ్ముగాస్తాడు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కొమ్ముగాస్తాడు, చైనా కొమ్ముగాస్తాడు. వాళ్ళే ఎట్లేస్తారు? వాళ్ళు ఓటుతో గెలవాలనుకుంటున్నాను. ఇవాళ చేతులు ఎత్తేసి ఇయ్యలేని పరిస్థితుల్లో బురదజల్లే కార్యక్రమం, దొంగ లెటర్ పెట్టి ఆ బురదజల్లే కార్యక్రమం బండి సంజయ్ గారి మీద తోసేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అసలు నేను మొట్టమొదటిగా అడుగుతా ఉన్నా మిమ్మల్ని, మీకు చిత్తశుద్ధి ఉండి హైదరాబాద్ ప్రజలకి మీరు వరద సహాయం, నష్టపరిహారం ఇవ్వాలనుకుంటే మీరు ఆరాంతో ఇచ్చేది ఉండే. నువ్వు ఆగమాగం నువ్వు ఎలక్షన్ ఎందుకు పెట్టినావు? ఎలక్షన్ కోడ్ ఎందుకు తెచ్చుకున్నావు? ఎలక్షన్ కోడ్ ఎందుకు తెచ్చుకున్నావు? నువ్వు ఏమవసరం ఉండే నీకు? ఎలక్షన్లు ఓడిపోతామన్న భయం ఎక్కువ ఉన్నది, కానీ ప్రజలకు ఏమైనా మేలు చేద్దాము, వాళ్ళకి సహాయం అందిద్దాం అన్నది లేదు. నీకు చిత్తశుద్ధి లేదు. మా మీద ఎందుకు బురదలు ఎందుకు? మేము లెటర్ రాయాలి, పాడు రాయాలి. మేమైతే కుల్లా చెప్తాం, ఎలక్షన్లల్లా వీళ్ళు పైసలు వస్తారు, గులాబీ సంచులు వస్తాయి, సంచులు ఇంత పెద్దవి, నోట్ల కట్టలతోటి పైసలు వస్తారు ఓటుకింత అని బాజాబ్తా తీసుకోవాలా. అది ప్రజల సొమ్మే, అవినీతి సొమ్ము, కాళేశ్వరము, కాకతీయ, భగీరథాల మింగిన సొమ్ము, అవినీతి సొమ్ము, మీ సొమ్ము మీకే ఇస్తున్నారు. కాబట్టి బాజాబ్తా తీసుకోండి, ఇంకెక్కువ డిమాండ్ చేయండి, ఓటు మాత్రం కమలం పువ్వు వేయమని మేము చెప్తాం. గవర్నమెంట్ సొమ్ము ఇస్తా అంటే మేము ఎందుకు అద్దంటామండి? మీకు సంబంధించిన బ్లాక్ మనీ ఇస్తుంటే తీసుకోమంటున్నాము. గవర్నమెంట్ సొమ్ము ఆఫీషియల్గా ఇస్తా అంటే మేము ఎందుకు అద్దంటాము? నకల్ మారనేకు అక్కలు రైనా అంటారు. ఆ లెటర్ కూడా రాసి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ రాశారు సెంటర్ ఢిల్లీకి.
ఈయన ఎలక్షన్ నడిపి ఎవరండి? కాబట్టి ఇంత దిగజారిపోయిన ముఖ్యమంత్రి, దిగజారిపోయిన మనిషే, ముఖ్యమంత్రి పక్కకు పెట్టింది ఇక దిగజారిపోయిన మనిషి అయిపోయింది ఈయన. बीजेपी में टिकटों की तकसीम के मसले पर आज दूसरे दिन भी पार्टी कायदीन और कारकुनों के दरमियान शदीद नाराजगी देखी गई, जहां एक खातून कायद ने टिकट ना मिलने पर खुदकशी की कोशिश की। बताया गया कि नाचाराम डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाली बीजेपी कायद विजया ललिता रेड्डी मुजवजा इंतखाबात में पार्टी टिकट की दावेदार थी, ताहम पार्टी क़यादत ने उन्हें टिकट से महरूम कर दिया और विजया ललिता रेड्डी ने मायूसी के आलम में नींद की गोलियां खाकर खुदकशी की कोशिश की। ताहम घरवाले और उसके हामियों ने फौरी उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। उसने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ रुकन असेंबली NVS प्रभाकर ने उन्हें टिकट से महरूम कर दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी बीजेपी के सदर दफ्तर के रूबरू एक कारकुन ने टिकट ना मिलने पर जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर खुदकशी की कोशिश की थी। सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम एल रमना ने रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर हैदराबाद की तरक्की पर गाजिबाना कब्जा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हैदराबाद की तरक्की चंद्रबाबू नायडू के विजन 2020 की देन है। INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी से बात करते हुए रमना ने कहा कि तेलुगुदेशम अगर ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है तो वह हैदराबाद के लिए एक बेहतरीन विजन रखती है और इसी तर्ज पर तरक्की दिलवाएगी। रमना साहब, ये बोलिए, जब TDP ने इतना काम किया और उसको एक्सपोज क्यों नहीं कर सके और आवाम तक पहुंचेगा नहीं, और उसको जो इनक्याश करते वोट क्यों हासिल नहीं कर सकी TDP? 2001 में तेलंगाना स्टेशन शुरू हो गया, होने के बाद हम लोग तेलुगुदेशम पार्टी तेलंगाना में थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया। बाद में 2009 में हम लोग इलेक्शन में लड़े तो हैदराबाद शिवा तेलंगाना में हम MLA जीत गए थे। 2014 में ये इधर 24 GHMs में MLAs है, तो उसमें से 15 तेलुगुदेशम पार्टी को और बीजेपी को मिले। बाद में इन लोगों को KCR ने मिला लेके हमारे को नुकसान करे, मगर आज वोटर पूरा समझ गया तेलुगुदेशम पार्टी में ऐसा वाले कमिटेड वर्कर्स है, कमिटेड नेता लोग है, इस समय में जरूर वोट देना बोल के हर एक सोच रहे बोल के हमारे को उसके ऊपर अंदाजा है। रमना साहब, क्या आपको इस मरतबा अगर TDP को आवाम वोट देती है और आप कारपोरेटर इलेक्ट होते हैं तो क्या वो दोबारा फिर TRS में जाने के बोले कोई ऐसा आप एश्योरेंस दे सकते हैं? इससे पहले वो KCR जी ने करा था, मगर अब वो वोटर समझ गए, नेता लोग भी समझ गए, उनके पास गए तो काली बिठाते मगर कुछ काम करने वाले नहीं है। ये 70,000 तेलंगाना का लोन्स था, आज 3,10,000 करोड़ हो गया। पूरे का पूरा ये 6 साल में कम से कम 2,40,000 करोड़ लोन्स लेके आया। वर्ल्ड बैंक और अदर इंस्टीट्यूशंस, बैंकों से, इंश्योरेंस कंपनियों से, नाबार्ड से, इसलिए उधर उनसे पैदा होने का नहीं है। तेलंगाना समाज को, हैदराबाद को कोई जाने वाले नहीं है। अब साबिक़ काउंसलर व कांग्रेस कायद मोहम्मद गौस ने कुछ साल MIM से दूर रहने के बाद आज दोबारा MIM में शमूलियत इख्तियार कर ली। मोहम्मद गौस आज MIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के साथ पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुसलाम पहुंचे। इस मौके पर पार्टी वर्कर्स की कसीर तादाद मौजूद थी, जिन्होंने नारों की गूंज में गौस का इस्तकबाल किया। मोहम्मद गौस ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी से निहायत अदब व एहतराम के साथ मुलाकात की। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि MIM में वापसी इसीलिए की है क्योंकि कांग्रेस के कई कायदीन BJP में शामिल होने जा रहे हैं।
डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने सिटी पुलिस कमिश्नरेट के 48 एहलकारों को इनामात से नवाजा। डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों से वाबस्ता पुलिस ओहदेदारान के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए तबादला ख्याल किया। बाद अज़ान डीजीपी ने ड्यूटी के दौरान बेहतर मुजाहरा करने वाले अहलकारों को इनामात से नवाजा। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने सर्टिफिकेट मौसूल होने पर अमले को मुबारकबाद पेश की और उन्हें मजीद जोश और जज्बे से काम करने का मशवरा दिया। जबकि रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने हुक्काम को हिदायत दी कि जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान किसी भी नागहानी वाक़े पर काबू पाने के इल्ज़ामात को यकीनी बनाएं। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने आज तालीमी साल के इंटरमीडिएट साल अव्वल कोर्सेज में दाखिले की आखिरी तारीख में 30 नवंबर तक की तौसीह कर दी है। एक बयान में TSBIE ने कहा कि तमाम सरकारी इमदादी या गैर इमदादी कोऑपरेटिव तेलंगाना स्टेट कबायली बहबूद रिहायशी TS मॉडल स्कूल्स KGBV मरात याफ्ता जूनियर कॉलेजेस और जामे डिग्री कॉलेजेस के जो 2 साला इंटरमीडिएट कोर्सेज पेश करते हैं तौसीह शुदा तारीख तक पहले साल के लिए दाखिले ले सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 5,67,47,642 हो गई, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 13,58,077 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 90 लाख के करीब पहुंच गया है, जबकि 1,31,578 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,60,834 हो गई है, जबकि 1,419 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में चारशंबे के रोज़ 1,058 नए मामला सामने आए और 4 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 12,682 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक तरफ जहां कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कोरोना के मामलात में इजाफा होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में इस वबा के सिलसिले में लोगों की जानिब से लापरवाही की जा रही है, जिसके नतीजे में कोरोना के मामलात में आने वाले दिनों में इजाफे का इम्कान है। शहर के कई पुरहुजुम मकामात पर समाजी फासले की कमी देखी जा रही है, चाहे वो बाजार हों या फिर अवामी मकामात। हर जगह लोगों में इस ताल्लुक से शऊर में कमी हुई है। शहर की मार्केट्स में ज़्यादातर लोग चेहरों पर मास्क का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना के मामलात में कमी ज़रूर हुई है, ताहम सरकारी हुक्काम ने इंतबाह दिया है कि अगर कोविड के उसूलों को नज़रअंदाज किया गया तो कोरोना की दूसरी लहर का तेलंगाना में खदशा है। ताहम इस इंतबाह को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। भीमा गोरेगांव मामले में गिरफ्तार और तलोजा जेल में महरूस मशहूर तेलुगु इनकलाबी मुसन्निफ 81 साला वरवरा राव को मुंबई हाईकोर्ट की हिदायत के बाद रायगढ़ जिले के तलोजा जेल से कल शब मुंबई के नानावती हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ हुक्काम को हिदायत दी थी कि उनको जेल से नानावती हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, जहाँ उनका 15 दिन चेकअप किया जाए। जस्टिस SS शिंदे और जस्टिस माधव जमदार ने कहा कि मुल्जिम बिस्तर मर्ग पर है, उनको इलाज की ज़रूरत है। अदालत ने 2 हफ्तों के लिए उनको नानावती हॉस्पिटल मुंतकिल करने की हिदायत दी थी और कहा था कि 2 हफ्तों के बाद सूरत हाल देखी जाएगी। बेंच ने यह भी हिदायत दी कि अदालत को मुतल्ला किए बगैर उनको अस्पताल से डिस्चार्ज ना किया जाए। बेंच ने कहा कि अदालत में उनकी तिब्बी रिपोर्ट्स दाखिल की जाएं। तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। सिकंदराबाद के गोपालपुरम हदूद में उसने अपने दफ्तर की इमारत की 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। उसकी शिनाख्त 21 साला सुष्मिता के तौर पर की गई है। ये लड़की टेक महिंद्रा कंपनी में मुलाजिमत करती थी। आज वो मामूल के मुताबिक दफ्तर आई और दफ्तर की इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इब्तदाई जाँच में शुबा जाहिर किया कि मोहब्बत में नाकामी इस इंतहाई इक़दाम की असल वजह है। पुलिस ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।